हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे केबीएस टीजीटी साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसके पीछे हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, यानी हमारा जो भी है मतलब कई सारा चैप्टर यहाँ पे निपट चुका है। तो देखिए, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं व्हाई डू विल फॉल इल। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसका हाफ पार्ट पिछले वीडियो में कवर कर दिया है और यहाँ पे हम आज इसके आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका तो आप सक्सेस एक्टिव माइंड टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है कि हमको 11th-12th की एनसीईआरटी करनी है या नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आप पहले 6, 7, 8, 9, 10 इसकी एनसीईआरटी खूब अच्छे से कर लीजिए। एक एक चैप्टर की कम से कम 250-300 क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मतलब हमारा इतना ये सब कवर हो चुका, उसके बाद आप पढ़िए। लेकिन इसके पहले जब तक 6, 7, 8, 9, 10 की एनसीईआरटी ना कवर हो जाए, एक एक चैप्टर का 250-300 क्वेश्चन ना लगा लो। इसके आगे मत बढ़ना, इतना ध्यान देना। तो सबसे पहले आप इसको कवर कर लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास टाइम होगा तो आप पढ़ सकते हैं। आप आराम से पढ़िए, पीएचडी करिए उसमें। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको पीएचडी नहीं करनी है, हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है ताकि हम एग्जाम को निकाल सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम कल जो है क्या क्या डिस्कस कर चुके थे। इंट्रोडक्शन देख लिए थे हमने, और फिर डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री स्टेट, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस एजेंट, मीन ऑफ स्प्रेड, ये सब हम देख चुके थे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और याद भी हो गया होगा। देखिए फ्रेंड्स, याद हो मतलब लेक्चर देखना, समझ आना, याद होना, तीनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे लेक्चर देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है हमको वो चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए और याद हो जाए। तो याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले याद करने के लिए हमको लेक्चर देखना पड़ेगा। तो आप पूरा लेक्चर देखिए, उसको समझिए और फिर उसको याद करिए। बिना याद किए कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा जो है जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो स्टेटमेंट वाइज होगा। तो आप ये मत सोच के चलिए ऐसे वो नॉर्मली एक एक लाइन का क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। वो पहले आपको 4 ऐसे ऑप्शन देंगे, स्टेटमेंट वाइज देंगे। उसके बाद उसमें बोलेंगे ए एंड बी, ए बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे करके देंगे। फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी। तो देखिए आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। उसके बाद हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, फिर यहाँ पे देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, देन इम्यून सिस्टम, देन वैक्सीनेशन। तो आज हमको यहाँ पे इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको देख के घबराना नहीं, आपको सब कुछ मैं ईजिली अच्छे से समझाऊंगी, आप बस देखते जाओ और समझते जाओ। अगर वैसे भी आपको कुछ मुश्किल लगता है तो आप उससे मतलब भाग के कहाँ तक बच पाएंगे। अगर ऐसे मतलब भागने की कोशिश करेंगे फिर एग्जाम नहीं निकलेगा। इसलिए हमको पढ़ना ही है सब कुछ, बल्कि जो ना आए उसको और बार पढ़ो। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अब ये मैनिफेस्टेशन क्या होता है? अ साइन दैट समथिंग इज हैपनिंग। यानी फ्रेंड्स, कोई भी मतलब कुछ भी हमको कोई भी डिजीज हो रहा, कुछ भी हो रहा, मतलब उसका साइट क्या है, उसका साइन क्या है, वो कैसे कैसे हो रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, यानी अभिव्यक्ति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी एक्सप्रेशन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर अब मैं जैसे बात करूँ कि जैसे हमारा कोविड आया था, क्या आया था? कोविड-19। तो क्या हुआ, अब जब कोविड-19 आया, जैसे किसी को कोविड हुआ तो उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? अगर किसी को कोविड हुआ उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? रेस्पिरेशन में, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है मतलब उस पर इसका इफेक्ट दिखेगा। अब क्योंकि कोविड में क्या होता है, खांसी आती है, जुकाम हो जाता है, ये सब होता है। तो फ्रेंड्स उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा? हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे। और किसी को जैसे कॉलेरा हुआ या फिर टाइफाइड हुआ, उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा? तो ये एक प्रकार का इन्फेक्शन कॉज करता है, तो उसका इफेक्ट दिखेगा हमारे स्टमक पे या फिर इंटेस्टाइन पे। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे ही हर डिजीज किसी ना किसी टिश्यू को या फिर ऑर्गन को इफेक्ट करती है। जैसे कोविड हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, कोलेरा या टाइफाइड हमारे इंटेस्टाइन या स्टमक को, उसी तरह से हर एक डिजीज, जितनी भी डिजीज होती हैं वो किसी न किसी ऑर्गन को या फिर टिश्यू को इफेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सी डिजीज कौन से ऑर्गन को या फिर टिश्यू को इफेक्ट करती है, ये कहीं ना कहीं उसके मतलब इसका मैक्सिमम कारण ये हो सकता है कि वो पैथोजन किस पार्ट से इंटर किया है। मैंने क्या बोला? कोई भी डिजीज
कहाँ पे मतलब कोई भी डिजीज कहाँ पे इफेक्ट करेगा, टिश्यू पे या ऑर्गन पे या फिर किस मतलब किसी सिस्टम पे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेस्टाइन, स्टमक, कहाँ पे, तो वो कहाँ पे इफेक्ट करेगा, ये कहीं ना कहीं उसका मेन कॉज ये होता है कि वो पैथोजन किस पार्ट से इंटर किया है। ये नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई डिजीज जो है वो हमारे नोज के द्वारा इंटर करता है हमारे अंदर, तो वो किसको इफेक्ट करेगा, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। नोज से इंटर करेगा तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। उसी तरह से अगर वो मतलब कंटामिनेटेड फूड के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा हमारे अंदर जाएगा तो वो हमारे स्टमक को या फिर इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ एंट्री डिटरमाइन व्हिच ऑर्गन विल बी अफेक्टेड, यानी वो डिजीज मतलब कहाँ से इंटर कर रहा है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सा ऑर्गन या फिर टिश्यू अफेक्ट होगा। तो देखिए, पॉइंट ऑफ एंट्री क्या क्या हो सकती है, नोज हो सकता है, माउथ हो सकता है, हमारी आईज हो सकती हैं, जेनाइटल ओपनिंग हो सकता है, स्किन हो सकता है। फ्रेंड्स, जेनाइटल ओपनिंग में क्या होता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, जिसमें आता है हमारा STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये होता है। तो ये सब क्या हो गए फ्रेंड्स, पॉइंट ऑफ एंट्री हो गए, पॉइंट ऑफ एंट्री। तो पॉइंट ऑफ एंट्री में नोज, माउथ, आईज, जेनाइटल ओपनिंग, स्किन, ये सब हो सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा डिजीज किस मतलब उसका एंट्री पॉइंट क्या क्या होता है, कौन सा डिजीज कहाँ से इंटर करता है हमारी बॉडी में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। तो फ्रेंड्स, ट्यूबरकुलोसिस ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा ये होता है। तो इसका एंट्री पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स, नोज होता है, और इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, लंग्स होता है। तो फ्रेंड्स, इसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, लंग्स होता है। इसको आप याद रखना क्योंकि पूछा जाता है, इसका एंट्री पॉइंट क्या है और उसका साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, यानी वो कहाँ पे इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो देखिए, इसका सिम्टम क्या हो जाएगा, कफ होगा, ब्रीदिंग लेसनेस होगी, मतलब हमको सांस लेने में कठिनाई होगी, ये सब। उसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा टाइफाइड। टाइफाइड भी क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है। ये फ्रेंड्स, इसका एंट्री पॉइंट क्या है, माउथ, यानी जैसे हम अगर मतलब हमारे भोजन में या पानी में कोई दूषित पदार्थ है तो क्या होगा, वो हमारे माउथ के द्वारा इंटर करेगा। उसके बाद वो कहाँ पहुँचेगा, गट लाइनिंग यानी हमारे स्टमक में या इंटेस्टाइन में, और इसका सिम्टम क्या होगा फ्रेंड्स, फीवर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद एड्स को अभी हम थोड़ा देर बाद डिस्कस करते हैं। उसके पहले देखिए यहाँ पे जापानीज इंसेफेलाइटिस और मलेरिया। तो फ्रेंड्स, जापानीज इंसेफेलाइटिस जो होता है इसको हम ब्रेन फीवर भी कहते हैं। अब ब्रेन फीवर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है इसलिए। और ये है कैसा डिजीज, ये है वायरल डिजीज, क्योंकि ये वायरस के द्वारा होता है। अब फ्रेंड्स इसका एंट्री पॉइंट क्या है, स्किन। ये नॉर्मली हमारे स्किन के द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश करता है, यानी इसका एंट्री पॉइंट क्या है, स्किन है। और इसका अफेक्ट मतलब कहाँ पे होता है, तो हमारे ब्रेन पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो इसको आप याद रखना। और फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या होता है, फीवर होगा, हेडेक होगा, फिट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। फिट्स मीन्स क्या होता है, जैसे दौरा पड़ना, ये होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मलेरिया। मलेरिया किसके द्वारा, मतलब ये कैसा डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। और मलेरिया का जो पॉइंट ऑफ एंट्री है वो होता है फ्रेंड्स स्किन के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसको क्या है, उसको मलेरिया है, तो मच्छर आएगा उसके स्किन के ऊपर बैठेगा, उसके बाद वो जाएगा दूसरे व्यक्ति को जो हेल्दी है उसके स्किन पे बैठेगा और वहाँ पे इंजेक्ट कर देगा। तो इस तरह से मतलब उसका पॉइंट ऑफ एंट्री क्या हो गया, स्किन हो गया। और ये किसको इफेक्ट करता है, हमारे RBC को और लीवर सेल्स को। तो ये भी आप याद रखना। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या होता है, फीवर होता है, शिवरिंग होता है, कोल्ड होता है, बॉडी एक यानी बॉडी में पेन भी होता है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एड्स के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, एड्स कैसा डिजीज है, वायरल डिजीज, यानी ये वायरस के द्वारा होता है। और इसका पॉइंट ऑफ एंट्री क्या क्या होता है, सेक्स ऑर्गन हो सकता है और स्किन भी हो सकता है। अब आप ये सोचेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो एड्स होता है ये फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा नहीं फैलता, यानी हैंड शेक करने से, हग करने से ये नहीं फैलता है। तो ये स्किन के द्वारा कैसे फैलता है, स्किन के द्वारा ऐसे फैलता है, जैसे मान लीजिए कोई नीडल जो है, कोई सी नीडल किसी व्यक्ति को इंजेक्ट की गई, तो फ्रेंड्स क्या होगा, अगर उसी नीडल को और मतलब ऐसे व्यक्ति को की गई जिसको एड्स है और उसी नीडल को किसी और व्यक्ति को लगाया गया, तो इससे हम क्या बोलेंगे, स्किन के थ्रू ही अंदर गया ना, यानी इसका भी पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, स्किन है। और ये किसको इफेक्ट करता है, लिम्फ नोड या फिर लिम्फ वेसल्स को। और फ्रेंड्स,
इसमें जो इसका सिम्टम होता है इम्यून सिस्टम फेल्स, यानी हमारी जो इम्यून सिस्टम है ये वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। अब देखते हैं यहाँ पे ये लिम्फ नोड या फिर लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। देखिए इस तरह से होता है। ये क्या है हमारे बॉडी में, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड होता है उसी तरह से हमारे बॉडी में लिम्फ भी होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो सेल्स, मतलब जो सेल्स होती हैं उसमें कुछ ऐसे ऐसे ग्लोब्यूलर पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ये लिम्फ नोड हैं ये लाइक अ टोल टैक्स काम करते हैं। यानी ये टोल टैक्स क्या होता है, जैसे अब हम गाड़ी लेके निकलते हैं सड़क पे, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप अपना लाइसेंस दिखाइए, आप कहाँ को जाने वाले हैं। तो उसी तरह से ये जो हमारा लिम्फ नोड होता है इसमें क्या होता है, WBC। और फ्रेंड्स WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्या करता है, मतलब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो वो उसको आने नहीं देगा। अगर वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है तो आने देगा, अदरवाइज नहीं आने देगा। तो इस तरह से वो हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसकी रक्षा करती है। कौन, ये जो लिम्फ वेसल्स या फिर लिम्फ नोड्स होती है। फिर देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी को एड्स होगा तो क्या हो जाता है, ये जो लिम्फ नोड्स है ये क्या कर जाती है, स्वेल कर जाती है। कुछ इस तरह से ये स्वेल कर जाती है। यानी ये तो मतलब ये जो है ये नॉर्मल लिम्फ नोड है, और जब भी किसी को एड्स होगा तो ये स्वेल कर जाएगी, यानी फूल जाएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आपने कभी देखा होगा, अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे, वो यहाँ कान के नीचे ऐसे मतलब चेक करते हैं हाथ से अपने, वो यही चेक करते हैं कि कहीं मतलब लिम्फ नोड में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो मतलब वो स्वेल है, ऐसा कुछ है, तो वो समझ जाते हैं कहीं ना कहीं इन्फेक्शन वगैरह कुछ ना कुछ है। तो फ्रेंड्स, यही होता है हमारा लिम्फ नोड या फिर लिम्फ वेसल्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में हेल्प करते हैं। लेकिन अगर यही डैमेज हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बरकरार नहीं रख पाएंगे और इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता चला जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है फ्रेंड्स इन्फ्लामेशन। अब ये इन्फ्लामेशन क्या होता है, ये फ्रेंड्स हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे देखा जाए तो जैसे हम केवल मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते। जैसे हमको कोई डिजीज़ होता है तो हम मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम मेडिसिन ही लेते रहें। हम केवल मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते। फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी होती है ये एक प्रकार की एक यूनिक मशीनरी होती है, एक यूनिक मशीन होती है। क्योंकि अभी जैसे देखिए आप, मतलब ये जो हमारी बॉडी है ये यूनिक मशीन है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी फॉरेन पैथोजन को ये सेंस कर लेती है कि हाँ मतलब कोई फॉरेन पैथोजन आ गया। अब जैसे देखिए आपको मान लीजिए अगर हम गिरें हमको चोट आई, हम गिरें हमको क्या आती है, चोट आती है, फिर ब्लीडिंग होने लगती है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए कुछ समय बाद वहाँ पे ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है? क्या हमको मतलब ऐसा कुछ हम दवा खा ली गिरने के बाद? तुरंत नहीं खाए ना। वो फ्रेंड्स हमारे बॉडी को वो सेंस मिल जाता है कि हाँ मतलब ब्लीडिंग होने लगी, अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इलाज। तो ये हमारे बॉडी का ऑटोमेटिक मशीनरी है कि हमारे गिरने के बाद अगर ब्लीडिंग होने लगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे क्लॉटिंग होने लगेगी। सॉरी फ्रेंड्स। तो देखिए ऑटोमेटिक ब्लीडिंग होने लगेगी तो वो हमारी बॉडी को सेंस मिल जाएगा, मतलब वहाँ पे वो मैसेज पहुँचाएगा हमारे ब्रेन के पास कि हाँ मतलब ऐसे ऐसे इसको करना है, इस ब्लीडिंग को किसी न किसी तरह से रोकना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देखिए यहाँ पे एक होता है लोकल इफेक्ट, एक होता है जनरल इफेक्ट। लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए यहाँ पे इन्फ्लेमेशन क्या है, रिमीडियल रिएक्शन और मैकेनिज्म बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम अगेंस्ट इंजरी, टिश्यू डैमेज, इन्फेक्शन। यानी रिमीडियल एक्शन यानी तुरंत एक्शन जो है, उपचार जो मैकेनिज्म जो है हमारे बॉडी के द्वारा इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट, जैसे कोई इंजरी हो गई, टिश्यू डैमेज हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो हमारी बॉडी जो उसको सेंस करती है वही होता हमारा इन्फ्लामेशन, यानी प्रतिरक्षा। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। तो देखिए एक तो इसका लोकल इफेक्ट हो सकता है, एक हो सकता है इसका जनरल इफेक्ट। अब ये लोकल इफेक्ट क्या होता है, जैसे स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए जहाँ पे चोट लगी होगी हमको वहीं पे इफेक्ट होगा इसका। जैसे अगर कोई हमको खूब तेज से थप्पड़ मारा तो उसके उंगली का निशान कहाँ छपेगा, अगर वो हमारे गाल पे मारेगा तो गाल पे छपेगा, पीठ पे मारेगा पीठ पे छपेगा। अगर हमारे पैर पे चोट आएगी तो वहीं पे मतलब स्वेलिंग होगी, ब्लीडिंग होगी, जो भी होना होगा पैर में ही होगा। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, लोकल इफेक्ट।
लेकिन फ्रेंड्स जनरल इफेक्ट क्या होता है, जैसे हो गया हमारा फीवर, तो क्या आप ऐसा कभी किसी को कहते हुए सुने हैं या आप खुद कहते हैं कि आज तो मेरे हैंड में फीवर हो गया है? ऐसा होता है क्या? आज मेरे सिर में फीवर हो गया है, ऐसा तो नहीं बोलते हम तो बोलते हैं हमको फीवर हो गया, यानी वो फीवर हमारे पूरी बॉडी में हुआ है। तो ये होता है फ्रेंड्स जनरल इफेक्ट। अब ये देखिए, ये फीवर क्या होता है, क्या ये भी एक इन्फ्लामेशन की तरह काम करता है, मतलब प्रतिरक्षा की तरह काम करता है? तो हाँ, फीवर जो होता है ये कोई डिजीज वगैरह नहीं होता फ्रेंड्स। ये फीवर में क्या होता है, जब भी कोई पैथोजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, मान लीजिए जैसे कोविड हुआ, ये हमारे शरीर में इंटर किया, तो क्या होगा यहाँ पे, अगर वो हमारे शरीर में इंटर करेगा तो हमारे बॉडी को पता चलेगा हाँ कोई बाहरी मतलब कोई फॉरेन एंटीजन आ गया है, अब इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा फ्रेंड्स, हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देगा, खूब हाई कर देगा। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वायरस वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई कुछ भी हो गया, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारे बॉडी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा वो ऑटोमेटिक मर जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का प्रतिरक्षा है, यानी फीवर होना अच्छा होता है। फीवर इसलिए होता है ताकि जो भी मतलब फॉरेन पैथोजन हमारे अंदर आ रहे हैं उसको वो किल कर सके। तो फीवर क्या है, इज अ वे टू किल माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स को मारने का एक तरीका होता है फीवर का, ये हमारी बॉडी जो है खुद ही करती है। तो फीवर हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि ये माइक्रोब्स को किल करता है। अब देखिए हमें किस प्रकार का इन्फेक्शन है, हम ये कैसे जानेंगे, मतलब कोई भी इन्फेक्शन क्या होता है, कभी कभी होता है जैसे हमको कुछ थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ फिर वो 1-2 दिन में ठीक हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है इन्फेक्शन बहुत डीपली हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ माइक्रोब्स इज वेरी स्मॉल द डिजीज मैनिफेस्टेशन मे बी माइनर और अननोटिस्ड, मतलब अगर वहाँ पे माइक्रोब्स जो हैं वो बहुत कम मात्रा में या स्मॉल नंबर में हैं तो डिजीज भी हमको जो है उसका इफेक्ट भी बहुत कम होगा, या फिर अननोटिस, मतलब होगा भी और ठीक भी हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फ्रेंड्स इफ द नंबर ऑफ सेम माइक्रोब्स इज लार्ज, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में माइक्रोब्स ने हम पे मतलब अटैक कर दिया है, द डिजीज कैन बी सीवियर इनफ टू डैमेज बॉडी ऑर्गन, यानी तो ये जो इन्फेक्शन वो बहुत ही सीवियर हो सकता है, बहुत ही आक्रामक हो सकता है, बहुत ही भयानक हो सकता है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे ये हो गया, तो यहाँ पे देखिए आधा नेल जो है वो सही है, ये सही है, लेकिन यहाँ पे इन्फेक्शन है, यानी यहाँ पे कम पैथोजन इफेक्ट किए होंगे। लेकिन ये देखिए थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन ये वाला पार्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मतलब टोटली डैमेज हो चुका है, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही माइक्रोब्स जो है यहाँ पे अटैक किए हुए हैं। तो ऐसे होता है, मतलब हम कितना इफेक्टेड हैं, किस प्रकार का इन्फेक्शन है हमें वो हम देख के पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में यहाँ पे इसके मतलब 2 तरीके हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। एक क्या होता है फ्रेंड्स, टू रिड्यूस इफेक्ट या सिम्टम ऑफ डिजीज, एक होता है टू किल द कॉज इन्फेक्टियस एजेंट ऑफ द डिजीज। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और आप डॉक्टर से बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे हेडेक है, मुझे स्टमक है, बॉडी पेन है और मुझे मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो भी है, मतलब आप सब कुछ बताएंगे उनको। तो डॉक्टर क्या करेंगे, और आप बोलेंगे कि मुझे फीवर है, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, फीवर के लिए वो हमको क्या दे देंगे, पैरासीटामॉल दे देंगे, हेडेक के लिए मतलब हेड पेन किलर दे देंगे, बॉडी पेन के लिए वहाँ पर भी पेन किलर दे देंगे, और हमको कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ पे मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दे देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स वो दे देंगे और मतलब वो ठीक हो जाएगा, उसका सिम्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स एक होता है टू किल द कॉज, मतलब एक वो होता है यहाँ पे मतलब दूसरा जो तरीका है ट्रीटमेंट का कि वो चीज़ हमको क्यों हुई है, मतलब अगर हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो क्यों हुआ है, हमको हेडेक क्यों हो रहा है, हमारे बॉडी में पेन क्यों है, मतलब जहाँ हम उसका कारण ढूंढते हैं फिर उसको ख़त्म करते हैं। तो एक तो हो गया मतलब हम डॉक्टर को नॉर्मली अपना सिम्टम बताएं और वो हमको दवा दे दिए, मतलब जो है उसके लिए, और नॉर्मली मतलब हम लोग भी यही करते हैं, डॉक्टर लोग भी, हम जाएंगे डॉक्टर साहब ये है, वो दवा दे देंगे, ख़त्म कहानी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे दवा लेने से पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि आखिर वो चीज़ क्यों है, अगर हमको लगातार खांसी आ रही तो क्यों आ रही है, उसका काज जानना जरूरी है, उसका कारण जानना जरूरी है, फिर उस हिसाब से हमको मेडिसिन लेना चाहिए। तो देखिए टू किल द कॉज मतलब दूसरा ये है कि हमको सबसे पहले पता लगाना चाहिए कि वो डिजीज हमको क्यों है, उसके बाद वहाँ पे हमको उसके हिसाब से डिजीज लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, सॉरी डिजीज नहीं
मेडिसिन लेना चाहिए या फिर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एनसीईआरटी एक सवाल पूछती है, इट इज़ हार्डर टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन। मतलब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हम बस ऐसे ही, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो बहुत ही ईजिली बनाया जाता है। उसको बनाने में भी बहुत मतलब तरीके अपनाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो एनसीईआरटी ये बोलती है इट इज़ हार्डर, ये बहुत कठिन है एंटीवायरल मेडिसिन बनाना, यानी एंटीवायरल मेडिसिन बनाना बहुत कठिन है देन एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन से मतलब एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन की अपेक्षा एंटीवायरल मेडिसिन बनाना कठिन है। ऐसा क्यों? तो देखिए ये अभी एनवीएस में पूछा गया था, तो उसका रीज़न ये था। लेकिन सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, व्हेन वायरस इंटर द होस्ट बॉडी दे इंटर इनसाइड द सेल। चलिए मैं इसको आपको इस तरह से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये है वायरस और ये है कोई होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए वायरस अगर प्लांट पे इफेक्ट मतलब प्लांट पे अटैक करेगा तो उसका होस्ट क्या हो जाएगा, प्लांट। लेकिन अगर वायरस जो है एनिमल पे इफेक्ट करेगा तो उसका होस्ट क्या हो जाएगा, एनिमल। अगर हम लोगों पे करेगा तो उसका होस्ट कौन हो जाएगा, हम लोग हो जाएंगे, यानी ह्यूमन हो जाएगा। तो देखिए अब ये वायरस जो है ये इंटर किया होस्ट सेल में यहाँ पे। अब ये क्या किया, कैप्चर ऑल द मशीनरी ऑफ होस्ट। अब वो वायरस बोलेगा हमारे सेल से, मैंने तुमको हाईजैक कर लिया है, अब तुमको जितना भी काम करना है वो मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मतलब ये हमारी मशीनरी को, हमारा जो भी मतलब जो भी हमारा प्रोसेस चल रहा है, मैकेनिज्म चल रहा है, वो वायरस अब खुद के लिए उसको काम करवाएगा। यानी हमारी सेल से बोलेगा अब तुमको जो भी काम करना है हमारे लिए करना है। उसके बाद ये क्या करेगा फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 2 to 4, 4 to मतलब 4 to 8, इस तरह से ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा फ्रेंड्स जब ये हमारे सेल्स को ब्रस्ट कर देगा। मतलब ये इतनी मात्रा में बढ़ जाएगा कि हमारा सेल जो है वो फट जाएगा और ये पूरी बॉडी में फैल जाएगा, यानी वायरस स्प्रेडिंग। अब ये बहुत तेज़ी से हमारे बॉडी में स्प्रेड करता चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वही लिखा गया, व्हेन वायरस इंटर द होस्ट बॉडी दे इंटर इनसाइड द सेल। वो हमारी सेल में चला जाता है एंड यूज द सेलुलर मैकेनिज्म फॉर देयर ओन लाइफ प्रोसेस। और वो अपने लिए, हमारे जो भी सेलुलर मशीनरी है उसको अपने लिए यूज करता है। देयरफॉर दे आर रिलेटिवली फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट टू एम इट। और फ्रेंड्स वायरस हैज वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। और यही वजह है कि एंटीवायरल मेडिसिन बनाना हार्ड होता है। तो मतलब वहाँ पे अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगी किस तरह से पूछा गया था। तो फ्रेंड्स यही होता है, अगर हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी तो हम इजीली वहाँ पे आंसर कर पाएंगे। कुछ लोग क्या होते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाके वो जूझ जाते हैं कि बस हमको क्वेश्चन ही करना है। फ्रेंड्स केवल क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होता, हमको सबसे पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब सबसे पहले जो भी हम यहाँ पे है कि लिमिटेशन ऑफ ट्रीटिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब जो भी हम ट्रीटमेंट लेते हैं उसका कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होता है, उसकी कमियां भी होती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकती हैं वो, जैसे बॉडी फंक्शंस माइट नॉट बी एबल टू रिकवर इजीली। अब जैसे मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो उसका ट्रीटमेंट चलेगा और वो ठीक भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका बॉडी जैसे पहले था वैसे अभी भी हो। मतलब जैसे हमको कोई भी डिजीज हो, नॉट ओनली कोरोना के अलावा भी आपको कोई भी डिजीज होता है, टाइफाइड होता है, डेंगू होता है, मलेरिया होता है, कुछ भी होता है, तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारा बॉडी उस बीमारी से पहले जैसे था उसी तरह से अभी भी हमारे बॉडी की फंक्शनिंग हो, ये ज़रूरी नहीं होता है। यानी बॉडी फंक्शन माइट नॉट बी एबल टू रिकवर ईजिली, वो ईजिली रिकवर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट टेक्स टाइम, हैंस इट कैन इफेक्ट आवर डेली एक्टिविटीज़। मतलब जो ट्रीटमेंट होता है, जैसे आपको कोई भी बीमारी होगी, ऐसा नहीं होता हम एक मेडिसिन लिए और वो ख़त्म हो गया। मतलब कोल्ड वगैरह की बात नहीं है, जो भी मतलब कोई डिजीज हो, मैंने कल आपको बताया था ना, डिजीज मतलब एक होता है एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। तो मतलब मान लीजिए क्रोनिक की तरह, तो कोई ऐसे मतलब डिजीज होगा और उसका ट्रीटमेंट, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा डिजीज है जिसमें मतलब 7 से 8 महीने उसके ट्रीटमेंट में लग रहा है। तो फ्रेंड्स 7 से 8 महीने के ट्रीटमेंट के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि हम पहले की तरह अपने डेली एक्टिविटीज़ को कर पाएंगे, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशंस हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे एन इन्फेक्टेड डिजीज में ट्रांसमिट फ्रॉम अ पर्सन
हु इज सफरिंग द डिजीज टू अनदर इन द मीन वाइल ऑफ ट्रीटमेंट। यानी जब भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है किसी भी डिजीज के लिए, तो ये भी हो सकता है कि वो डिजीज हमारे परिवार में भी किसी को फैल सकता है, क्योंकि उसका जो ट्रीटमेंट है वो 7 से 8 महीने चलेगा। तो 7 से 8 महीने में वो हमारे परिवार के जो लोग हैं उनको फैलने का मतलब बहुत ही ईजिली वो फैल सकता है, वहाँ पे ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये भी इसका एक लिमिटेशंस होता है ट्रीटमेंट का। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। अब यहाँ पे प्रिवेंशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन यानी प्रिवेंशन के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जो होता है बेटर देन क्योर। अब इसका क्या मतलब होता है, क्योर और प्रिवेंशन में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए जब कोरोना आया था तो लोग क्या करते थे, मतलब जिसको कोरोना नहीं भी हुआ था वो मास्क लगाना शुरू कर दिए, बार बार अपने हैंड को मतलब धोना शुरू कर दिए, वॉश करना शुरू कर दिए। तो यही होता हमारा प्रिवेंशन, यानी हमको कोई डिजीज हुई नहीं है फिर भी हम उसको लेके अवेयर हैं। मतलब हम मास्क लगा के बाजार में निकल रहे हैं, मतलब जहाँ भी निकल रहे हैं बाहर तो मास्क लगा के निकल रहे हैं, अपने हैंड को रेगुलरली मतलब वॉश कर रहे हैं, खाना बनाने से पहले हाथ को धुल रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ को लेके हम कॉशियस हैं, वहाँ पे मतलब अवेयर हैं। तो वो होता प्रिवेंशन। लेकिन क्योर क्या होता, वो डिजीज़ के बाद होता है, मतलब हमको कोई डिजीज हो गया उसके बाद हम उसका जो भी मतलब उसके लिए जो करेंगे वो होता हमारा क्योर। तो प्रिवेंशन बेटर है या क्योर बेटर है? प्रिवेंशन बेटर है, क्योंकि हम पहले से ही बचाव करेंगे तो हमको वो डिजीज होगा ही नहीं। लेकिन क्योर कब होगा, जब वो डिजीज हो जाएगा उसके बाद हम उसका क्योर करेंगे। तो फ्रेंड्स प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसको आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे जो प्रिवेंशन का मतलब प्रिंसिपल है, वहाँ पे प्रिवेंशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक होता हमारा जनरल वेज, एक होता हमारा स्पेसिफिक वेज। तो फ्रेंड्स मोस्टली रिलेट टू प्रिवेंशन ऑफ एक्सपोजर टू पैथोजन। यानी यहाँ पे जनरल वेज का क्या मतलब है, स्पेसिफिक वेज। अब जनरल वेज का यही मतलब है, जब भी हम मास्क लगाएंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम केवल कोरोना से ही बचेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड। जब भी हम मास्क लगा के मतलब कहीं भी आएंगे जाएंगे, अपने हाथ को प्रॉपरली धुलेंगे, अपने घर की साफ़ सफाई करेंगे, अपने टॉयलेट्स को मतलब वहाँ पे क्लीन रखेंगे, अपने जो भी डेली रूटीन है उसको, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखेंगे, तो ये होता हमारा जनरल वेज। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हम ऐसा नहीं है केवल कि हमको कोरोना ही नहीं होगा, वहाँ से मतलब जितनी भी एयरबॉर्न डिजीज होती हैं वो भी हमको नहीं होगा, क्योंकि जब हम बाहर निकलेंगे बिना मास्क के तो एयरबॉर्न डिजीज जो भी होती हैं, वायरस मतलब वायरल बैक्टीरियल जो भी है वो हमको सारी ही इफेक्ट करेंगी। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम मास्क लगा के जाएंगे वो हमको कोरोना से भी बचाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बचाएगा, वायरल इन्फेक्शन से भी बचाएगा। तो ये होता हमारा जनरल वेज जो कि सबके लिए कॉमन है। तो यहीं पे ये बोल रहा है। स्पेसिफिक क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीज बाय स्पेसिफिक वे। मतलब कि अब जैसे वैक्सीनेशन होता है तो ऐसा नहीं होता कि किसी एक डिजीज़ के लिए आप वैक्सीन, आपको कोरोना हो गया तो भी आप चेचक का वैक्सीन ठोक दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब हर एक डिजीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन यहाँ पे बना हुआ है, अलग अलग इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस भी है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब जैसे कोविड आया था तो क्यों नहीं ऐसा किए कि चलो मतलब चेचक का जो भी वैक्सीन था उसको उठा के लगा दो, सबको ठीक हो जाएगा, ऐसा तो नहीं किए ना, क्योंकि वो मतलब स्पेसिफिक होता है। तो कोरोना की वैक्सीन अलग होती है, चेचक का वैक्सीन अलग होता है, पोलियो के लिए देखिए पोलियो जो होता है वो अलग होता है। तो फ्रेंड्स सबका अलग अलग होता है, तो ये स्पेसिफिक वेज हो गया। लेकिन यहाँ पे हम जो भी मतलब यहाँ पे प्रिवेंशन करेंगे वो सब हर एक डिजीज़ के लिए कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, रूटीन मेडिकल चेकअप हो गया यहाँ पे। अब फ्रेंड्स रूटीन मेडिकल चेकअप क्या होता है, हमको अपनी बॉडी को 6 मंथ पे या फिर 1 ईयर पे रेगुलरली चेकअप कराते रहना चाहिए कि हमको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमको कोई प्रॉब्लम होगा फिर ही हम मतलब वहाँ पे डॉक्टर को दिखाएंगे या चेकअप करवाएंगे। उसके पहले हमको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है कि चलो हाँ ठीक है करवा लेते हैं चेकअप। लेकिन फ्रेंड्स हमको बराबर रूटीन पे मतलब 6 मंथ पे या 1 ईयर पे हमको अपने पूरी बॉडी का चेकअप करा लेना चाहिए कि कहीं हमको कोई इन्फेक्शन नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे पर्सनल हाइजीन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप मास्क लगाइए, हाथ धुलिए, अपना टॉयलेट क्लीन रखिए, घर की साफ़ सफाई करिए, ये सब। और फिर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन। लेकिन यहाँ मतलब यहाँ पे हेल्दी फूड्स लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर न्यूट्रिशन भी आ गया हमारे जनरल वेज में, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में। अब देखिए यहाँ पे जैसे जनरल वेज में क्या क्या है, ये मतलब किस किस चीज़ को बचा सकता है, एयरबॉर्न, यानी हम मास्क लगाएंगे तो जितनी भी एयरबॉर्न डिजीज हैं, यानी अवॉइड ओवर क्राउडेड एरिया। अब यहाँ पे हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं, वहाँ पे उसको अवॉइड करें आप।
तो इस तरह से आप बच सकते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये इतनी सी लाइन है, लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन पता कैसे पूछेगा कि मान लीजिए आप किसी ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे बहुत भीड़ है, फिर वहाँ से आपको मतलब किस डिजीज़ के होने की चांसेस हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अभी ये हाल ही में एनवीएस में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आप सोचेंगे मैं बार बार एनवीएस ऐसे क्यों बोलती हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है या फिर हमारा DSSS भी हुआ है, लेकिन KVS TGT तो फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है जिसमें हमारा ये मतलब सब्जेक्ट कंसर्न या फिर स्पेसिफिक सब्जेक्ट दिए हैं। तो यहाँ पे हम किसी न किसी एग्जाम का बेस तो बनाएंगे ही कि हाँ चलो NVS TGT में ऐसे क्वेश्चन पूछा था, DSSS में ऐसे पूछा था, तो हम वही मतलब बेस मान लेते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ भी मतलब ऐसे ही पूछा जाएगा। तो देखिए एयरबोर्न में क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया पे जाने से रुक सकते हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन कर सकते हैं, वियर मास्क यानी मास्क पहन सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वाटर या फिर फूड बॉर्न क्या हो जाएगा, क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पे हम जो भी हमारा पीने का पानी है उसको हम क्लीन और सेफ रखें। हैंड वॉश बिफोर फूड, यानी हम खाना खाने से पहले, खाना बनाने से पहले हैंड को वॉश करें। और फिर यहाँ पे वेक्टर बॉर्न क्या हो जाएगा, वेक्टर बॉर्न को मतलब हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वाटर शुड नॉट कलेक्ट, यानी पानी जो है वो किसी जगह एक जगह पे कलेक्ट नहीं होना चाहिए। अब अगर पानी कलेक्ट होगा वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे तो मच्छर को आप जानते ही ये कितनी बीमारियों का वेक्टर होते हैं, यानी वाहक होते हैं, यानी एक पर्सन से दूसरी पर्सन में ले जाने का काम करते हैं। तो ये आप याद रखना। तो अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा इम्यून सिस्टम। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पे इम्यून सिस्टम की बात करें तो अब देखिए अभी जो हाल ही में कोविड आया था तो वहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, अगर हम बाय द गॉड ग्रेस अगर हमें या आपको कोरोना नहीं हुआ तो इसकी क्या वजह हो सकती है, आप बता सकते हैं। जैसे अभी कोविड आया था, कुछ लोगों को कोविड हुआ, कुछ लोगों को नहीं हुआ, लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसकी क्या वजह हो सकती है कि हमको कोविड नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, या तो ये आप बोल सकते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग था, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए जिसको कोरोना था। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या आप ये बोलेंगे कि मेरा तो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग था इसलिए मुझे कोरोना नहीं हुआ, या फिर आप ये बोलिए कि मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं, क्योंकि मैं किसी के कांटेक्ट में आया ही नहीं इसलिए मुझे कोरोना नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैक्सिमम चांस क्या हो सकते हैं, मैक्सिमम चांस ये हो सकता है कि आप कोरोना पॉजिटिव के कांटेक्ट में आए होंगे, मतलब आप किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के कांटेक्ट में आए होंगे बट स्टिल हम बीमार नहीं हुए। क्यों, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था। यहाँ पे मेन रीजन है इम्यून सिस्टम की, यानी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था इसलिए हम बीमार नहीं हुए। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स, ये आखिर इम्यून सिस्टम है क्या, यहाँ पे हमारे दिमाग में क्वेश्चन है इम्यून सिस्टम है क्या। तो फ्रेंड्स, हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस तरह से हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, ठीक उसी प्रकार से इम्यून सिस्टम भी है। लेकिन फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि इम्यून सिस्टम करता क्या है। तो फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम हमें इम्यूनिटी देता है और ये हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट से। अब किस तरह से, अब जैसे हम जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ पे ढेर सारे जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, वायरस होंगे, फंजाई होंगे, ये सब होंगे, बट फिर भी हमारी बॉडी उनसे लड़ रही है। क्यों, किसकी वजह से, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है, इम्यून सिस्टम। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो हमारी बॉडी क्या करती है, उन जर्म से नहीं लड़ पाती है और इसी वजह से हम बीमार होते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि हम आए दिन बीमार ही रहें, ऐसा नहीं होता ना। हम तो मतलब इतने पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं, आजकल तो ऐसा कुछ है ही नहीं जहाँ पे पोल्यूशन ना हो, मतलब इतनी गंदी हवा, गंदे पानी, ये सब है। तो फ्रेंड्स, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही दूषित है, पोल्यूशन बहुत ही बढ़ गया है, फिर भी हम बीमार नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है। और जब भी मतलब किसी को बार बार बीमारी हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका इम्यून सिस्टम वीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे इन्वायरमेंट से और ये हमको इम्यूनिटी देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं इम्यून सिस्टम का मेन वर्क क्या है। इम्यून सिस्टम का मेन वर्क है डिफेंस सिस्टम। अब डिफेंस सिस्टम क्या है, जैसे हमारे देश की रक्षा करने के लिए होते हैं, मिलिट्री होते हैं, CRPF होते हैं, नेवी वाले होते हैं, ये सब होते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी की रक्षा करने के लिए कौन होता है, इम्यून सिस्टम। तो देखिए फ्रेंड्स, इम्यून सिस्टम इज ए नेटवर्क ऑफ सेल्स, ये सेल्स का एक नेटवर्क होता है, टिश्यू एंड ऑर्गन, मतलब केवल सेल्स का नहीं, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, इन सबसे मिला हुआ, मतलब इन सबका एक जाल होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं। दैट वर्क्स टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज, जो कि हमारे बॉडी को डिजीज से
मतलब प्रोटेक्ट करता है। वी में कंसीडर इम्यून सिस्टम एज अ डिफेंस सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हम इम्यून सिस्टम को अपने बॉडी का डिफेंस सिस्टम मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम। अब जैसे हम यहाँ पे सुनते रहते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी, ऐसा कुछ सुनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे जो हम सुनते हैं एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सब क्या होते हैं, मतलब ये एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी बॉडी जो है वो इतनी स्मार्ट है, उसको पता चल जाता है कि कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है वो हमारे अंदर में प्रवेश कर गया हमारे बॉडी में। तो फ्रेंड्स जो पैथोजन होते हैं, यानी पैथोजन क्या होते हैं, पैथोजन जो कि हमारे बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, वायरस हो गए, ये सब होते हैं। तो फ्रेंड्स द पैथोजन और एनी फॉरेन सबस्टेंस दैट इंटर इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीजन। यानी जो भी फॉरेन मटेरियल होगा, यानी जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, फिर जब वो हमारे बॉडी में इंटर करेगा तो उसी को हम एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन किसको बोलते हैं, वो जो फॉरेन सबस्टेंस होता है, यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं जो वो पैथोजन होता है। यानी जब भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस जो भी इंटर करेंगे उसी को हम एंटीजन बोलते हैं। यानी आप ये मान लीजिए एंटीजन हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ध्यान देना, एंटीजन हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो तो बैक्टीरिया, वायरस ये सब है ना, तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा थोड़े ना होंगे, क्योंकि अगर वो हमारे बॉडी में जाएंगे तो वहाँ पे वो डिजीज कॉज करेंगे। तो फ्रेंड्स द पैथोजन और एनी फॉरेन सबस्टेंस दैट इंटर्स इनसाइड आवर बॉडी आर कॉल्ड एंटीजन। उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है एंटीबॉडी। तो देखिए जब भी हमारे शरीर में एंटीजन प्रवेश करेगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, और फिर वो एक स्पेशल टाइप का एक प्रोटीन सिक्रीट करता है, रिलीज करता है, जिसको उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। ये फ्रेंड्स एंटीबॉडी क्या करता है, ये एंटीजन से बाइंड कर लेता है। देखो, विच बाइंड विथ एंटीजन एंड डिस्ट्रॉय देम विद द हेल्प ऑफ अदर सेल मेक मेमोरी। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये तो हमारा होस्ट पैथोजन बैटल हो गया, यानी ये है बैक्टीरिया। ये कौन है, बैक्टीरिया। ये हमारा ल्यूकोसाइट यानी WBC जो सेल होता है वो। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों का बैटल होगा। अगर ये स्ट्रांग हुआ, अगर हमारे इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ तो ये जीत जाएगा, यानी ये हमारे बॉडी में इंटर कर जाएगा। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है यानी स्ट्रांग है तो ये इसको हरा देगा, मतलब बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर नहीं कर पाएगा और हम हेल्दी रहेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पे ये देखिए हमारी बॉडी है, तो अगर हमारे मतलब शरीर का ही कोई भी मतलब कोई भी सेल्स है, कुछ भी है, तो वो उसको पहचान लेगा कि देखिए सेल्फ मेकर, वो पहचान लिया कि ये ठीक है, ये हमारा ही बंदा है, तो वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी में एंटीजन आ गया तो देखिए ये कैसे गुस्सा हो रहा है, मतलब खूब गुस्सा हो रहा है कि ये जो है ये हमारे एरिया का नहीं है, ये कोई फॉरेन मटेरियल है, तो ये गुस्सा होगा। अब देखिए ये फिर क्या करेगा, तो देखिए ये निकाला अपना धनुष बाण। यहाँ हमारे गांव में इसको गुलेल बोलते हैं, अब पता नहीं आप लोग बताइएगा क्या ही बोलते हैं। तो देखिए इस तरह से ये क्या करेगा, ये हमारा क्या है, क्या है, एंटीजन है, ये हमारा है एंटीजन। और ये जो है फ्रेंड्स, ये हमारा जो ल्यूकोसाइट है ये क्या रिलीज करेगा, एंटीबॉडी। ये सब क्या है, एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी क्या कर रहा है यहाँ पे, एंटीबॉडी फ्रेंड्स इससे बाइंड कर लेगा और इसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे एक होगा हमारा मेमोरी सेल जिसको हम बोलते हैं, वो सब कुछ देखता है, यहाँ से सब कुछ देखता है और उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, यही बंदा था जो हमारे एरिया में आया था, जिसको हमने खूब पीटा था, पीट पीट के भगा दिया था उसको मार मार के। तो फ्रेंड्स मान लीजिए आफ्टर 2 ईयर यानी 2 साल के बाद यही पैथोजन जिसको इसने बाहर निकाला था मार मार के, वो दोबारा से हमारे बॉडी में इंटर किया। ये पैथोजन जो है ये हमारे बॉडी में दोबारा से इंटर किया। तो फ्रेंड्स क्या होगा, जब ये हमारे बॉडी में दोबारा से इंटर करेगा, जो हमारा मेमोरी सेल होगा वो इसको पहचान लेगा, अच्छा बच्चू तू तो पिछली बार भी आया था, मैंने तुझको मार मार के निकाला था, तुझे अभी भी अकल नहीं आई। तो ये क्या करेगा, ये इसको पहचान लेगा। अब यहाँ पे एंटीबॉडी रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, अब ये जो हमारा मेमोरी सेल था इसने याद कर लिया है कि हाँ ये वही था जो पिछली बार आया था। तो फ्रेंड्स ये क्या करेंगे, ये इसको मार मार के यहाँ से निकाल देगा। तो फ्रेंड्स क्या है, एक बार मतलब अगर फर्स्ट टाइम एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी हमारी बॉडी और फिर उसको बाहर निकाल देगी।
लेकिन सेकेंड टाइम अगर वही सेम पैथोजन आया, क्योंकि अब यहाँ तो एंटीबॉडी बन चुकी है और मेमोरी सेल ने इसे पहचान लिया है, अब मेमोरी सेल क्या करेगी, उसको याद रखेगी और सेकेंड टाइम जब ये आएगा तो ये इसको खुद ही मार के निकाल देगी। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से देखिए, एंटीजन क्या है, फॉरेन सबस्टांस, यानी जो भी पैथोजन है या फिर एनी फॉरेन सबस्टांस है जो कि हमारे बॉडी में इंटर करता है उसको हम एंटीजन बोलते हैं। और जब एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है, उसको पहचान लेती है और फिर वो एक प्रोटीन सिक्रिएट करती है जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीजन से बाइंड कर लेता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। किसके मतलब कुछ सेल्स होते हैं उसकी मदद से, और जो मेक मेमोरी यानी जो हमारी मेमोरी सेल्स होती है वो उसको याद कर लेती है कि हाँ यही एंटीजन था, इसको अब दोबारा बॉडी में इंटर नहीं करने देना है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन। व्हाट्स वैक्सीन, वैक्सीन क्या है। तो आप देखिए फ्रेंड्स, वैक्सीन की खोज कैसे हुई। तो सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जेनर। इसको याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट वैक्सीन जो है हमारी पहली वैक्सीन है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा डिस्कवर की गई थी। कब, 1796 ईस्वी में। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वैक्सीन की खोज हुई कैसे थी, ये तो हम देख लिए, मतलब एडवर्ड जेनर ने की थी, पर कैसे की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी में नॉर्थ अमेरिकन स्मॉल पॉक्स इपीडेमिक था। मतलब नॉर्थ अमेरिका में एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, उस समय वो इपीडेमिक थी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं इपीडेमिक क्या होता है, पैंडेमिक क्या होता है। फ्रेंड्स, पैंडेमिक वो होता है जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे होता है। अभी जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना क्या था, वो फ्रेंड्स पूरे वर्ल्ड में था, रसिया में, चाइना में, इंडिया में, मतलब ऐसी कोई कंट्री नहीं थी जहाँ पे वो नहीं था। हो सकता है एक दो कंट्री रह गई होंगी, लेकिन वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड था। तो फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं, पैंडेमिक। लेकिन इपीडेमिक क्या होती, ये एक स्पेसिफिक एरिया या फिर हम बोल सकते हैं एक स्पेसिफिक कंट्री। तो उसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में क्या था फ्रेंड्स, स्मॉल पॉक्स एक बीमारी थी, उस समय पे वो चली थी, मतलब पैंडेमिक इपीडेमिक थी। तो फ्रेंड्स उस समय में क्या हुआ, मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा स्मॉल पॉक्स, मतलब उस समय लोगों को इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से हो जाता था, इसमें पस भर जाता था और बहुत ही बॉडी पेन होता था। अंततः क्या हो जाता था, डेथ मतलब जिसको भी ये होता था उसकी डेथ हो जाती थी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गया हमारा क्या, स्मॉल पॉक्स। और यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, ये हमारा काउ पॉक्स। क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये फ्रेंड्स काउ पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स का काउ पॉक्स से क्या लेना देना। तो फ्रेंड्स जो स्मॉल पॉक्स होता है और काउ पॉक्स होता है, ये दोनों सेम से हैं, यानी ये जिस भी वायरस की वजह से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स होता है, ये मतलब जिस भी वायरस, अब दोनों तो हैं वायरल डिजीज, तो जिस भी वायरस की वजह से ये होते हैं उसका मतलब काफ़ी कॉमन वायरस है वो, मतलब उसका स्ट्रक्चर वगैरह सेम सा होता है। तो फ्रेंड्स क्या था यहाँ पे कि फ्रेंड्स यहाँ पे ये क्या था, जैसे काउ पॉक्स था, अभी हमने क्या देखा, काउ पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। तो ये देखिए जो लेडीज, मतलब लेडीज हैं जो भी हैं, यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट लेडीज़ के ऊपर ही हुआ था, तो आप यही एग्जांपल लीजिए। तो फ्रेंड्स क्या था, जो मतलब काउ मेड होती हैं, काउ मेड क्या होती हैं, जो गायों की देखभाल करती हैं, उनका दूध निकालती हैं, जो भी मतलब इनका काम करती हैं, वो क्या होती हैं, काउ मेड। तो ये काउ मेड थी, ये क्या है, काउ है। अब काउ को क्या हो गया फ्रेंड्स, काउ पॉक्स हो गया। मतलब काउ पॉक्स तो काउ को होता था, लेकिन फ्रेंड्स ये क्या होता था, काउ पॉक्स से ह्यूमन में भी ट्रांसफ़र हो जाता था। मतलब अगर काउ को हुआ है और ये काउ मेड हैं तो इनको भी वो डिजीज हो जाएगी, इनको भी क्या हो जाएगा, काउ पॉक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है। तो कहानी ये है फ्रेंड्स, जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया कि ये जो काउ मेड थी इनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। क्या है, मतलब जैसे वहाँ पे अमेरिका में क्या फैला हुआ था, स्मॉल पॉक्स, तो सबको स्मॉल पॉक्स हो रहा था, बहुत ही इपिडेमिक था। मतलब जैसे हर 2 व्यक्ति में एक ना एक मर ही रहा है, किसी न किसी को हो ही रहा है। लेकिन वहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्व किया जितनी भी काउ मेड थी, यानी गायों की देखभाल करने वाली थी, उनको ये बीमारी नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब इन लोगों को क्यों नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मतलब वो उनके पास गए, फिर वो उनसे पूछें कि आपको ये मतलब स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने बोला कुछ समय पहले मुझे
एक बीमारी हुई थी काउ पॉक्स। तो उन्होंने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब काउ पॉक्स हुई थी तो स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है। उनके दिमाग में ये थॉट आया। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये मतलब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन चलने लगा कि स्मॉल मतलब काउ पॉक्स हुआ था तो स्मॉल पॉक्स क्यों नहीं हो रहा, इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स उन्होंने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे ये है कहानी पूरी। तो फ्रेंड्स जैसे ये देखिए, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने पकड़ा एक बच्चे को, बच्चे का क्या नाम था, फिप्स, जेम्स फिप्स। तो ये अमेरिका वाले ही रहे हैं सब लोग। तो देखिए यहाँ पे एक लेडीज़ थी, सराह नेल्मिस, क्या थी, सराह नेल्मिस। ये लेडीज़ को क्या हुआ है, देखिए ये देखिए, ये गाय को क्या हुआ है, काउ पॉक्स। तो काउ से इस लेडीज़ में क्या हो गया, काउ पॉक्स। तो इन्होंने क्या लिया, इनका जो स्किन मतलब स्किन से उसको वहाँ से मतलब कुछ वहाँ से कुछ पस लिया। तो उन्होंने इसका जो है बच्चे के हैंड में उसको ट्रांसफ़र कर दिया, यानी बच्चे के अंदर में उसको इंजेक्ट कर दिया। अब ये बच्चा क्या हुआ, इस बच्चे को क्या हो गया, काउ पॉक्स हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, काउ पॉक्स हो गया। चलिए फिर से देखिए क्या है फ्रेंड्स, ये है काउ, ये है काउ मेड यानी गाय की देखभाल करने वाली। काउ को क्या हुआ है, काउ पॉक्स हुआ है। काउ से जो ये ओमेन है इनको भी क्या हो जाएगा, काउ पॉक्स हो जाएगा। अब ये इन्होंने क्या किया, एडवर्ड जेनर ने इस महिला का जो भी मतलब पस था, यानी जो यहाँ पे इन्फेक्शन था, उसको निकाल के वो एक बच्चे को पकड़े, उसका नाम क्या था, जेम्स फिप्स। उसके मतलब उसके शरीर में उसको इंजेक्ट कर दिए, उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिए। अब वो बच्चे को क्या हुआ, अब काउ पॉक्स हो गया। बच्चे को क्या हो गया, काउ पॉक्स हो गया। वो बीमार हो गया, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद ठीक हो गया, क्योंकि इन्होंने मतलब खूब ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया था, बस थोड़ा सा डाला था कि हाँ मतलब उसका एक बार सिम्टम आ जाए। तो फ्रेंड्स ये बच्चा क्या हुआ, ये अफेक्ट हो गया काउ पॉक्स से। अब इन्होंने क्या किया, एक लेडी को पकड़ा जिसको क्या था, स्मॉल पॉक्स। जो लेडी थी उसको क्या था, अब स्मॉल पॉक्स था। और फिर से इन्होंने इसका जो पस निकाल के बच्चे के अंदर में डाला, मतलब अब फिर से इसी बच्चे के, जिस बच्चे को अभी पकड़े थे जिसको काउ पॉक्स हुआ था, उसी बच्चे को दोबारा लिए। लेडीज अलग है, एक लेडीज को क्या था, काउ पॉक्स, उसका जब डाले थे तो बच्चे को क्या हो गया, काउ पॉक्स। लेकिन फिर एक लेडीज है उसको क्या है, स्मॉल पॉक्स। फिर ये स्मॉल पॉक्स वाली जो लेडीज है, इसका मतलब उसका मतलब कुछ भी स्कैब जो है वो बच्चे के शरीर में डालते हैं, तो वो उस बच्चे को फ्रेंड्स यहाँ पे स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। देखिए लिखा ना, फिप्स इज अनअफेक्टेड, प्रोटेक्शन इज कंप्लीट। फिप्स क्या है, अनअफेक्टेड है, उसको कोई भी यहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हुआ। अब वो हैरान ऐसा क्यों हुआ। अब एडवर्ड जेनर को ये समझ में आ चुका। उन्होंने वो मतलब इस कहानी के बाद, उन्होंने मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने ये मतलब ये बताया कि जो यहाँ पे वैक्सीन, मतलब ये वैक्सीन शब्द आया कहाँ से। तो उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट के बाद ये जो वैक्सीन टर्म दिए थे उन्होंने, और उन्होंने ये बताया कि अगर हम किसी भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म को अपने बॉडी के अंदर में डालेंगे, और वो किसका होगा, पैथोजन का, यानी बैक्टीरिया या वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म अपने शरीर के अंदर इंजेक्ट कर लेंगे, तो वो वहाँ पे हमारे बॉडी की रक्षा करेगी, यानी वो हमको डिजीज से बचाएगी। कुछ इसी तरह से वैक्सीन का निर्माण हुआ था। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये एपिडेमिक आई थी, ड्यूरिंग दिस मिल्क मेड वाज नॉट अफेक्टेड बाय स्मॉल पॉक्स, क्योंकि उनको क्या था, काउ पॉक्स था। वैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन, यानी जो भी जैसे हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग मतलब एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, उसी बैक्टीरिया से बनाते हैं। जो बैक्टीरिया होता है उसी को किल करके बनाया जाता है, उसी को मार के। अब जैसे लोग बोलते हैं ना, सांप को मारने के लिए सांप से ही सांप की दवा बनाई जाती है, यानी जो सांप होता है उसके विष से ही सीरम बनाया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया की दवा बनाई जाती है, लेकिन वो उसका इनएक्टिवेट फॉर्म होता है या फिर किल्ड फॉर्म होता है। दैट इज इंजेक्टेड इनटू बॉडी टू सिमुलेट एन एक्चुअल इन्फेक्शन। यहाँ पे ऐसा क्यों किया जाता फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना एंटीजन एंटीबॉडी, तो जब वो पैथोजन हमारे शरीर में जाएगा तो हमारी बॉडी उसको पहचान लेगी, वहाँ पे मेमोरी सेल बन जाएगा, यानी वो उसको पहचान लेगी, उसके प्रति एंटीबॉडी बना लेगी। तो जब एंटीबॉडी एक बार बन जाएगा, फिर वो जब हमको कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो हम एंटीबैक्टीरियल ले लेंगे, फिर वो क्या करेगा, वहाँ पे मतलब इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बिकॉज द इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वीक और डेड, दे डोंट कॉज अ पर्सन टू बिकम सिक। मतलब ये इंजेक्टेड जो मतलब ये इनएक्टिवेट फॉर्म हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, क्यों, ताकि वो हमको बीमार ना कर सके, इसीलिए इनका इनएक्टिवेट फॉर्म डाला जाता है, वही यहाँ पे बता रहा है।
अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन में और इम्यूनाइजेशन में यहाँ पे अंतर क्या है। देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्व इंड्यूसिंग अ वीकेंड या फिर डीएक्टिवेटेड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इनटू अ पर्सन, यानी जिसका डीएक्टिवेट फॉर्म है उसको किल करके हमारे शरीर में इंजेक्ट किया गया है, वो है हमारा वैक्सीनेशन। लेकिन जो इम्यूनाइजेशन है वो फ्रेंड्स वैक्सीनेशन के बाद ही स्टार्ट होता है, यानी जब हमको वैक्सीन लगेगी हमारा जो शरीर है वो एंटीबॉडी बनाएगा जो कि रोग से जो है वो रक्षा करेगी, ये होता है इम्यूनाइजेशन। और फ्रेंड्स, इट इज़ यूजुअली इन्फेक्टेड और एडमिनिस्ट्ड ओरली, जो वैक्सीनेशन है ये ज़्यादातर ओरली होता है, ये फ्रेंड्स ओरली भी हो सकता है। और जो इम्यूनाइजेशन है, नॉट एडमिनिस्टर्ड इन एनी वे द बॉडी डेवलप द रेजिस्टेंस फ्रॉम वैक्सीन, मतलब इसको यहाँ पे हमको इंजेक्ट नहीं कराना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक ही हमारी बॉडी वहाँ पे उसके प्रति रिस्पॉन्स करती है। इम्यूनाइजेशन ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी जब वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हमारी बॉडी जो भी मैकेनिज्म करेगी उसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ये इस तरह से होता है हमारा। एक तो ये ओरली हो सकता है, जैसे होता है ना पोलियो, जो होती है पोलियो की ड्रॉप डाली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 2 बूंद जिंदगी की, तो वही है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरली वैक्सीनेशन। और ये देखिए यहाँ पे उसके हैंड में ही लगाया जा रहा है, जैसे ये अभी मतलब कोरोना की जो वैक्सीन आई थी वो भी इसी तरह से लगाई जा रही थी, यानी ये ओरली नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो देश में मतलब केवल वैक्सीन से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे लोगों को अवेयर भी करना होगा, तो उसके लिए मिशन इंद्रधनुष या फिर मतलब पोलियो को लेकर भी मतलब कुछ अभियान चलाए गए हैं। तो जो मिशन इंद्रधनुष है ये प्रधानमंत्री यानी हमारे जो पीएम मोदी हैं उनके द्वारा चलाया गया था, तो ये आप याद रखना। अब देखिए यहाँ पे ये किससे किससे बचाएगा, डिप्थीरिया से, पोलियो से, टीबी से, पर्टुसिस से, टिटेनस से, हेपेटाइटिस बी से, मिजल्स से, इन सब से ये बचाएगा। तो इस तरह से जो है लॉन्च किए गए हैं। और ये देखिए हमने यहाँ पे कल जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो चलिए उसके नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये तो फ्रेंड्स सिंपल था, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मैंने इसको कल के वीडियो में करवा दिया था। अब जैसे यहाँ पे विषाण जनित रोग नहीं है, इस तरह से। फिर है यहाँ पे बैक्टीरियल डिजीज कौन सा नहीं है, जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है, मच्छर द्वारा कौन सा नहीं फैलता है, तो ये सब तो सिंपल हैं। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में ज़्यादातर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आप याद रखना। तो अब देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, ये था वो क्वेश्चन, मेकिंग एंटीवायरल ड्रग्स इज मोर डिफिकल्ट देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, मतलब एंटीवायरल ड्रग्स को बनाना क्यों कठिन है एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन की अपेक्षा। वायरस मेक्स यूज ऑफ होस्ट मशीनरी, मतलब ये होस्ट की मशीनरी को यूज करता है, इसलिए वायरस आर नॉट द बॉर्डर लाइन ऑफ वायरस आर बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी है, इसलिए वायरस हैव वेरी फ्यू मशीनरी, मतलब वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। वायरस हैव अ प्रोटीन कोड, प्रोटीन से क्या मतलब है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये था इसका सही आंसर, वायरस हैव वेरी फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर अच्छे से डिटेल में समझाया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कौन सा यहाँ पे काला आजार कॉज करता है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा लीशमैनिया। ट्रिपनोसोमा क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस, किसके द्वारा फैलता है, सीसी फ्लाई। एस्कैरिस किसके द्वारा होता है, एस्कैरिस के द्वारा क्या होता है, एस्कैरियासिस। बैक्टीरिया के द्वारा तो बहुत सारे हैं, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये सब हमारे क्या थे, बैक्टीरियल डिजीज थे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नेक्स्ट है, ये भी एनवीएस का क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इफ़ यू लिव इन अ ओवर क्राउडेड एंड पुअरली वेंटिलेटेड हाउस, यानी एक ऐसा हाउस जहाँ की पुअर वेंटिलेशन है, यानी वहाँ की हवा अशुद्ध है, और आप मतलब बहुत ही ओवर क्राउडेड, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ है, वहाँ पे रह रहे हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट यू मे सफ़र फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये मतलब पॉसिबल है कि आपको कौन सा डिजीज होगा, कैंसर होगा, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह पे है तो कैंसर हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, कोलरा हो जाएगा, ये सब नहीं होगा फ्रेंड्स। जब अभी हमने ऊपर पढ़ा भी, जो अगर मतलब हम ओवर क्राउडेड स्थान पे रहेंगे तो वहाँ पे एयरबॉर्न डिजीज होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी में भी है कि यदि आप भीड़ भाड़ वाले और ख़राब हवादार घर में रहते हैं तो यह संभव है कि आप निम्नलिखित में से किस बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वायु जनित रोग। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे विच डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय मस्क्यूटो, मस्क्यूटो के द्वारा कौन सी डिजीज ट्रांसमिट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स डेंगू, मलेरिया, ब्रेन फीवर ये सब क्या होती है, ये मस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट होती है, लेकिन निमोनिया जो होता है ये जो है मस्क्यूटो के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होता है। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। चलिए हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्या है, महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब आपके स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी नहीं है, स्वच्छ स्थान में रहना, स्वस्थ होने के लिए स्वच्छ स्थान में रहना जरूरी है। आर्थिक स्थिति, अब देखिए स्वास्थ्य यानी हेल्थ, हेल्थ क्या है, मैंने आपको कल क्या बताया था, हेल्थ क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, हेल्थ जो है एब्सेंस ऑफ डिजीज है, मैंने ऐसा बताया था, हाँ मैंने ये तो नहीं बताया था ना एब्सेंस ऑफ डिजीज, मैंने ये बोला था WHO बोलती है कि हेल्थ क्या है, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग, यानी जो कि फिजिकल रूप से स्वस्थ है, मेंटली वेलबींग है, सोशली वेलबींग है, वो हेल्दी माना जाता है। तो फ्रेंड्स जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, अच्छा खाएगा पिएगा, फिजिकली मतलब अच्छा होगा, समाज में उसको सम्मान मिलेगा, सोशली अच्छा होगा, मेंटली भी अच्छा होगा, तो ये भी सही है मतलब स्वस्थ रहने के लिए। सामाजिक समानता और सद्भाव, मतलब उसको सामाजिक समानता मिले, वहाँ पे सम्मान मिले, ये भी ज़रूरी है। लेकिन फ्रेंड्स क्या अगर आप एक बड़े और अच्छी तरह से सुसज्जित घर में, एक कोई बड़ा सा घर है, अच्छा सा सजा धजा है और आप वहाँ पे रह रहे हैं, चाहे वहाँ पे कुछ भी हो, बस वो अच्छा सा सजा है, बड़ा सा घर है, तो क्या आप स्वस्थ रहेंगे? ऐसा ज़रूरी तो नहीं है फ्रेंड्स। अगर मान लीजिए हमारे पास बड़ा घर है, कुछ भी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम स्वस्थ हों, हो सकता है हमको कोई मेंटल मतलब हम किसी स्ट्रेस में हो। अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मतलब काफ़ी अच्छे खासे घर से होते हैं, फिर भी वो सुसाइड कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि वो मेंटली नहीं अच्छे होते हैं, या फिर वो सोशली उनको मतलब रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा हो, ये सब वजह हो सकती है। तो फ्रेंड्स व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो अच्छे घर में रहे, वहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि वो फिजिकली हेल्दी हो, मेंटली अच्छी हो, सोशली भी वो अच्छा हो, हेल्दी हो, वेलबींग हो। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हो गया हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट, मतलब हाई ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो हाई जो है वो एक्सेसिव वेट और लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होता है, ये भी सही है। मतलब अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो भी हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। काज ऑफ एक्सेसिव वेट की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। कैंसर कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, ये भी सही होता है। लेकिन फ्रेंड्स एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय, यहाँ पे देखिए ये भी सही हो सकता है, क्योंकि हमने कल पढ़ा था स्टेफाइलोकोकाई जो होता है वो एक्ने कॉज करता है। और यहाँ पे जो पेप्टिक अल्सर आर कॉज्ड बाय ईटिंग एसिडिक फूड, तो पेप्टिक अल्सर आर कॉज्ड बाय ईटिंग एसिडिक फूड, यानी अगर हम एसिडिक फूड खाते हैं तो पेप्टिक अल्सर होता है। तो ये फ्रेंड्स गलत है, क्योंकि हमने वहाँ पे मार्शल और जो वायरन थे उनका एक्सपेरिमेंट देखा था कि यहाँ पे जो पेप्टिक अल्सर होता है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक्ने इज नॉट कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकाई, तो ये गलत है और यहाँ पे गलत ही पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एक्ने जो है वो स्टेफाइलोकोकाई के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लिख दिया तो ये नॉट, तो ये गलत हो गया और यहाँ पे गलत ही पूछा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। एक्ने जो है वो स्टेफाइलोकोकाई के द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, सी और डी दोनों रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको फ्रेंड्स आप ध्यान देना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी शुड नॉट अलाउ मस्क्यूटो टू ब्रीड इन आवर सराउंडिंग बिकॉज दे, मतलब हमको मच्छर को अपने सराउंडिंग में, अपने वातावरण में ब्रीड नहीं होने देना है, फैलने नहीं देना है। क्यों? हिंदी में देखिए, चलिए, हमें अपने आसपास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे बहुत तेजी से ये गुड़ा क्या है? मल्टीप्लाई, अच्छा, मतलब वो बहुत तेजी से
गुना का मतलब ये फ्रेंड्स कि अपने नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, प्रदूषण का कारण बनता है, इसलिए कई बीमारियों के लिए वेक्टर हैं, इसलिए काटने और त्वचा रोग का कारण बनते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण कीट नहीं है। अब ये क्या बात हुई कि महत्वपूर्ण कीट नहीं है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। काटने और त्वचा रोग का कारण बनता है। फ्रेंड्स मच्छर जो है कभी भी कारण नहीं बनता है। ये तो एक बीमारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाते हैं ना। एक इन्फेक्टेड पर्सन होगा जिसको कोई मान लीजिए मलेरिया हुआ है, तो उस मलेरियल पर्सन से क्या करेंगे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाएंगे, तो ये कारण थोड़े ना हो उसके, क्योंकि मतलब मलेरिया ये थोड़े ना हम कहेंगे कि मलेरिया मच्छर की वजह से हो रहा है। मलेरिया तो प्रोटोजोन की वजह से होता है, लेकिन मच्छर क्या करते हैं, इसको फैलाने का काम करते हैं, यानी वेक्टर का काम करते हैं। तो मच्छर को हमें अपने वातावरण में पनपने नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कई बीमारियों के वेक्टर होते हैं, इसलिए। तो फ्रेंड्स हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सरकार के द्वारा बहुत सारे मतलब प्लानिंग किए जाते हैं, मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, बच्चों को टीका लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि टीकाकरण पोलियो पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है, पोलियो पैदा करने वाले जीव के प्रवेश को रोकता है, यह शरीर में प्रतिरक्षा बनाता है। उपरोक्त सभी, अब देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है यहाँ पे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उपरोक्त सभी लगा देंगे, यानी ऑल ऑफ द अबव, लेकिन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको समझना होता है। तो टीकाकरण पोलियो पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारता है। तो वैक्सीनेशन किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए थोड़े ना किया जाता है। वैक्सीनेशन इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बना ले, जो भी एंटीजन है जिसके मतलब जिस भी चीज़ के लिए बनाया जाएगा, ताकि हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बना ले और वो उसको मतलब हमारे शरीर में उसके प्रति प्रतिरक्षा दिखा सके। तो यह क्या करता है फ्रेंड, यह शरीर में प्रतिरक्षा बनाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने के बहुत हाई चांस होते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। अब देखिए यहाँ पे, वायरस जो हेपेटाइटिस का कारण बनते हैं वो किसके माध्यम से प्रेषित होते हैं? मतलब हेपेटाइटिस का एंट्री ऑफ पॉइंट क्या होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है वाटर। यहाँ पे इसको आप याद रख लेना। अब देखिए, वेक्टर कैन बी डिफाइंड एज, वेक्टर क्या होते हैं? देखिए, वेक्टर के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेक्टर किसको हम बोलते हैं? जानवर संक्रमित एजेंटों को बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। संक्रमित व्यक्ति, रोगग्रस्त पौधे। अब ये रोगग्रस्त पौधे, संक्रमित व्यक्ति, ये वेक्टर नहीं होते। वेक्टर क्या होते हैं? जैसे मच्छर हो गए, मच्छर क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। तो फिर यहाँ पे दे दिया कि सूक्ष्म जीव जो कई बीमारियों का कारण बनते हैं। तो मच्छर बीमारी का कारण थोड़े ना बनते हैं, मच्छर तो बीमारी को फैलाते हैं। तो फ्रेंड्स कारण वाला गलत हो गया। ये देखिए क्या हो जाएगा, जानवर जो हैं वो संक्रमित एजेंटों को बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक ले जाते हैं, यानी वो वेक्टर का काम करते हैं। तो ये आप याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे न्यूमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आप सोचेंगे यहाँ पे जो है ये फिलिंग द ब्लैंक्स तो नहीं आता है, नहीं आता है तो मत करिए, कोई बात नहीं। लेकिन फ्रेंड्स हमको अपने प्रैक्टिस के लिए हर तरह के क्वेश्चन कर लेने चाहिए। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको एनसीईआरटी की लाइन याद हो जाएगी। तो इसको आप खुद करेंगे, इसको मैं नहीं कराने वाली। आप जो है टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए मैं फ्रेंड्स यहाँ पे लास्ट में एक इस तरह का क्वेश्चन रखती हूँ, क्योंकि हमारे एग्जाम में कभी कभी जो है वो मैच द फॉलोइंग आता है। तो यहाँ पे आप जो है, जैसे वहाँ पर तो केवल 4 ही देते हैं, मतलब 4 ही देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 9 मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग मैंने दिया है। तो आप अब इसको मिलाइएगा कहाँ से क्या क्या होता है। तो इसको आप कैसे मिलाएंगे? अब जैसे हो गया एक्नी, एक्नी कौन कॉज करता है? स्टेलोफाइलोकोकाई। फिर काला आजार, काला आजार किससे होता है? लिस्मानिया की वजह से होता है। ट्रिप्नोसोमा यहाँ पे दिख रहा है, ट्रिप्नोसोमा का नाम आते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। ट्रिप्नोसोमा टिनटिन, स्लीपिंग सिकनेस हो गया। और फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो सकता है, वेक्टर। वेक्टर क्या करते हैं? ये मलेरिया को फैलाने का काम करते हैं। पेनिसिलिन क्या है फ्रेंड्स? ये एंटीबायोटिक होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्लाज्मोडियम, अच्छा इसका वाहक होता फीमेल एनोफिलीज, ये हो गया। सिफिलिस क्या है? सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। वायरस क्या है फ्रेंड्स? वायरस जो हो गया ये सार्स हो गया।
जॉन्डिस क्या हो गया, ये लीवर को इफेक्ट करता है। तो इस तरह से आपको मैच द फॉलोइंग फटाफट करने आना चाहिए। ये आप तभी कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फ्रेंड्स सारा गेम जो है वो कॉन्सेप्ट का है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पे जुट जाएंगे, अब उनका कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं है। अब क्वेश्चन करने बैठेंगे, आप कितना रट्टा लगाएंगे, आप रट्टा लगा के कितना क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर आप करते रहिए क्वेश्चन 100, 150, 200, 500, 1000 करते रहिए, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर हम यहाँ पे खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स अपना फीडबैक देना मत भूला करिए कमेंट बॉक्स में। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।